हेलो 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 आवाज आ रही है। सुनो 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 पढ़ने वाले हैं। ओके, एक सेकंड में स्टार्ट करते हैं। कौन यत्र वाह 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 वाह। हटाओ, बाय बाय। चलो, थोड़ा सा लेट हो गया है, स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। बच्चा पार्टी मजा मा, क्या हाल चाल। 1 घंटे का छोटू सा लेक्चर है, बस छोटा सा चैप्टर है, खत्म होने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा। रेडी हो सब लोग? चलो स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, और फिर एंड में एक छोटा सरप्राइज भी आपके लिए, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली, कि थोड़ी और बातें करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, और एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, देखना इस चीज को जो अपन आज करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन से। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मैंने समझाया था आपको, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं आपको, देखो, कोई भी रॉड है या कोई सा भी सरफेस है, ठीक है। लेट्स से ऐसी रॉड है, ठीक है। इसको मैं कुछ फोर्स लगा के खींच रहा हूं बाहर, ठीक है। ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। हमेशा इसका अपोजिट में, इसके अंदर एक फोर्स बनेगा, उसे क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। बराबर ही बनता है जनरली। चलो, ये मैंने बोला, ये मैंने लगाया 20 न्यूटन का, तो ये भी अंदर कितना बनेगा? 20 न्यूटन का बनेगा। लेटस से इसका जो एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर। तो बताओ, तो बेसिकली आप इस तरीके से समझो, ये 5 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है, इसके ऊपर सब मिलाकर टोटल 20 का फोर्स लग रहा है। मेरे को इसके 5 हिस्से कर दो 1 मीटर स्क्वायर के। बच्चों, इन सब पे इंडिविजुअल कितना फोर्स लगेगा? एक एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? 20 लग रहा है 5 पे, एक पे कितना लगेगा बताओ? एक पे कितना लगेगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक पे कितना लगेगा? 20 लग रहा है 5 पे, एक पे कितना लगेगा? जल्दी से बताओ। एक पे कितना? 4। आदित्य ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड, 4 लगेगा। बस ये जो तुमने 4 बोला, ये क्या लगा? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो क्या होता है स्ट्रेस? शॉर्ट फॉर्म सिग्मा। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। नोट कर लो बेटा, अच्छा रहेगा। डेफिनेशन वगैरह हमने कल डिटेल में नोट कर ली थी, हल्का हल्का हमको देखना है बस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट जो होगी ऐसा ही हो जाएगी क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इसका डायमेंशन होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, ML T-2, तो ML-1T-2। दिस इज सिंपल सा स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस। इजी है, एकदम आसान। नोट के लिए तो बल्ले बल्ले कर दो, ऐसे ट्रेन पढ़ेंगे। हमने ऐसे पढ़ लिया है, फिर भी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे चीजों को, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। बताओ, स्ट्रेस समझ में आया सबको बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आसान है। चलो, अब बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है? सेम वही, आप स्ट्रेस लगा रहे हो। लेट्स से ये रॉड है 5 मीटर की,
अब आपने लगाया कुछ फोर्स या दी कुछ स्ट्रेस, ये रॉड इसके कारण थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, ये अब इसकी लेंथ हो गई कितनी 5.3 मीटर हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेन बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो बताओ चेंज कितने का हुआ 0.3 का, अपॉन ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है 5, ये हो जाएगा 0.06, ये आ गई, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। इसको लिखते हैं ऐसे ई से घुमाए हुए त्रिशूल वाला ई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से लिखते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट नहीं होती है डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी नहीं होता है, ना तो इसकी यूनिट है ना इसका डायमेंशन है, ये एक रेशो है। तो देखो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, तो इट इज डायमेंशनलेस यूनिटलेस। तो हम लिखेंगे इसको, ज्यादा अच्छा लिखना, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, ये हो जाएगी स्ट्रेन। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो ऐसे लेटर से मैंने बोला मैं तपेली में पानी उबाल रहा हूं, ऐसा कुछ कर रहा हूं, ठीक है। अब पानी है 10 लीटर पानी है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, तपेली में 10 लीटर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, उबल उबल कर थोड़ा सा 10.5 लीटर हो गया। बताओ इसके स्ट्रेन क्या हो जाएगा, बताओ। आपका लिए सिंपल सवाल है, 4 ऑप्शन है, ए 0.5, बी 10.5, सी आ जाएगा कितना अपना 0.05, डी 0.05 लीटर। चलो चैट ऑफ 45 सेकेंड्स करके बताइए, बताओ क्या हो जाएगी स्ट्रेन। बहुत सही, सबसे पहले आंसर साहिल ने दिया है, शाबाश, पूजा ने दिया है, फिर चेरल ने दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई, एकदम आसान आसान कंसेप्ट है। डी क्यों नहीं हुआ, सीओडी में डी क्यों नहीं हुआ, बताओ डी क्यों नहीं हुआ, सी क्यों बोल रहे हो, सेम ही तो है, कोई फर्क है, बताओ जी कोई फर्क है क्या, सीओडी में कोई फर्क है, हाँ है, ये डायमेंशन नहीं होता है स्ट्रेन का, ट्रेन में कोई डायमेंशन नहीं होता है, ट्रेन इज डायमेंशनलेस, सी, शाबाश। चेंज इन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, यहां पे चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, 0.5 से बड़ा अपॉन में ओरिजिनल 10 था, तो यह आ जाएगा 0.05, शाबाश शाबाश शाबाश, सबको समझ में आया। अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं, देखो बेटा, स्ट्रेस इस पे अगले पेज पे स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो देखो बेटा मैं आपको दिखाता हूं टाइप ऑफ स्ट्रेन, हम कितने तरीके से खींचातानी कर सकते हैं बेसिकली। तो देखो
लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग सम प्रॉपर एग्जाम्पल। यस, आज तो बहुत सामान लेकर बैठा हूं मैं समझाने के लिए। देखो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो अलोंग द लेंथ होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अलोंग द लेंथ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक ही पेज पे थोड़ी ना आ पाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल होता है अलोंग द लेंथ। लेंथ में आप दो चीज कर सकते हो, तो पकड़ के से खींच सकते हो बाहर या दबा सकते हो। लेंथ में दो ही चीज कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अलोंग लेंथ। अलोंग लेंथ, जो लेंथ के अलोंग करे उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। अब अगर आप लेंथ के अलोंग खींचते हो बाहर, ठीक है, जैसे एक रॉड है, इसको आप बाहर खींचते हो तो उसको बोलते हैं टेंसाइल, और रॉड को अंदर दबाते हो तो बोलते हैं कंप्रेसिव। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है अलोंग द लेंथ। सिंपल सी बात है। जब फिर से देखो, आपने लगाया फोर्स एफ का, थोड़ा सा बाहर खिंचा गई है, ये डेल्टा एल बाहर खिंचा गई, ओरिजिनल लेंथ थी एल। तो बताओ स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया जो हमने निकाला था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। कंप्रेसिव भी लगभग सेम ही होता है। दबा रहे हो रॉड को, दबाओ, सब कुछ सेम है लगभग लगभग। यहां पर बस अब आप क्या करोगे, फोर्स एफ से दबाओगे उल्टा। ये दबकर छोटी हो गई है, ये दब के छोटी हो गई है, डेल्टा एल कम हो गया, डेल्टा एल कम हो गया, फॉर्मूला सेम है। तो दो टाइप का होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या? आप या तो खींच रहे हो या दबा रहे हो, है ना। या तो आप खींच रहे हो या तो ये दब, जैसे बताओ अभी मैं लगा रहा हूं, बताओ ये कौन से टाइप का है? लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा है? कंप्रेसिव है, मैं दबा रहा हूं और इसको मैं से खींच रहा हूं, रॉड को पकड़ के खींच रहा हूं। ये कौन सा स्ट्रेस लगाया मैंने? टेंसाइल लगाया। क्या लगाया? टेंसाइल। तो अलोंग द लेंथ या तो दब धक्का मार सकते हो या खींच सकते हो। तो दो ही चीज हो सकती है। क्या दो ही चीजें हो सकती है? सबको समझ में आया बच्चों बात? ये प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रैक्टिकल बोलो बेटा, समझ में आई बात? बात, अरे बोलो बेटा क्लियर हुई? इसका आप बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो छतरी के साथ में। देखो ये हमारी छोटी छतरी है, ठीक है, देखो ये नॉर्मल छतरी है। अब देखो मुझे इसको अगर बंद करना है तो मेरे को इसको अपनी तरफ से खींचना पड़ेगा छतरी के अंदर, ये जो छोटा सा लगा रहता है ना, इसको खींचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पकड़ के खींच रहा हूं, तो मैं कौन सी स्ट्रेस लगा रहा हूं? यहाँ पे खींच रहा हूं मैं इसको अपनी तरफ, मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं कौन सी इसके अंदर? कंप्रेसिव नहीं, मैं टेंसाइल, टेंसाइल लगा रहा हूं, और मैं आगे धक्का मार के दबा रहा हूं इसको, तो छतरा खुल जाए। मैं कौन सी स्ट्रेस लगा रहा हूं? कंप्रेसिव लगा रहा हूं। अब इसको और एग्जांपल से देखना है, और एग्जांपल से देख के बताओ। ये रॉड है, बिल्ली के बहुत सारे बाल हैं, देखो। मैं अब बताइए कौन सी स्ट्रेस लग रही है? अब आपको बताना है कौन सी मैं लगा रहा हूं स्ट्रेस, ठीक है। कंप्रेसिव या टेंसाइल, दोनों लॉन्गिट्यूडनल है। बताओ कौन सी लगा रहा हूं मैं? आपके और पास में आके बताता हूँ, बताना कौन सी लगा रहा हूं मैं। उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी बताओ कौन सी लगा रहा हूं मैं। जल्दी बताओ, हाथ दुख रहे हैं। टेंसाइल, सही बात है, शाबाश। अभी कौन सी लगा रहा हूं मैं, जिससे जैसे मुड़ रहा है? कौन सी लगा रहा हूं बताओ? बताओ। कंप्रेसिव, वेरी गुड, सबको समझ में आता है, ठीक है। शियरिंग क्या होता है समझते हैं? एक और पेज लेंगे हम इसमें। तो पहले टाइप की समझ में आई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है।
अब बात करेंगे शियरिंग वाले की, ठीक है। सेकेंड टाइप की होती है शियरिंग। चलो देखो, सेकेंड होती है शियरिंग। शेयरिंग मतलब क्या होता है, शेयरिंग समझाता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, इससे वरना समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, बेटा थोड़ा देखो, एक इस टाइप का भी लगाया जा सकता है। देखो ऐसे पकड़ा मैंने इसको, बुक को, और ऐसे धक्का मार रहा हूं, ऐसे ऐसे। देखो मैं इसको ना दबा रहा हूं, ना इसको ऊपर खींच रहा हूं, मैं इसको ऐसे चपटे में ऐसे धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूं। देखो देखो देखो, इसमें बुक जो है आगे से बेंड हो जाएगी थोड़ी सी। देखो देखा, ये मैं क्या करा, पैरेलल फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर नहीं लगाया, इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया। दिख रहा है, पैरेलल दिखा आपको। देखो देखो, कंप्रेसिव ऐसा है, इसको खींचूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। इस पे ये सरफेस पे हाथ रखा और ऐसा पैरेलल लगाया। क्या दिख रहा है, पैरेलल लगाते हो कैसे लगा, सरफेस से ही पकड़ के पैरेलल फोर्स लगाना। यहां पे स्ट्रेस को बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा, शियरिंग स्ट्रेस। तो देखो ऐसा सरफेस है, अगर आप 3D में देखो तो देखो ऐसे सरफेस है, ये एरिया ए है सरफेस का, इसी इसी के ऊपर ऐसे पैरेलल फोर्स लगाना है, पैरेलल फोर्स लगाना। आए बेटा बात, हाँ, फ्रिक्शन जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसका एक और इस्तेमाल आप करते हो बॉटल खोलते टाइम। आपने देखा है बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो ऐसे करके यूं करके खोलते हो, देखा होगा आपने। तो वहां आप ढक्कन पे पैरेलल फोर्स लगा रहे हो। देखो ध्यान से, जब आप ढक्कन पकड़ के खोलते हो बॉटल का, शियरिंग स्ट्रेस लगाते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे देखें 2D में तो क्या होगा, पैरेलल ऐसा था। देखो ध्यान से देखना बेटा, अब आपने ऐसा फोर्स एफ लगाया, इस कारण से थोड़ा मुड़ गई, ये मुड़ गई। पहले ये लेंथ जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये थी एल, अब ये आगे चली गई, डायमेंशन बदल गया इसका एक्स से, ये एंगल को बोलते हैं थीटा। तो हम बोलेंगे यहां पे जो स्ट्रेस होगी वो तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगी। इसकी स्ट्रेन कैसे नापते हैं, कितना इस नॉर्मल लाइन के ये आगे खिसक गई, एक्स अपॉन में एल, या इसको टेन थीटा या सिर्फ थीटा भी लिख देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है थीटा, एक्स बाय एल या टेन थीटा या थीटा लिख देते हैं। ये होती है शियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन। जैसे आप इसका बहुत और भी कभी आपने इसका और जगह इस्तेमाल हुआ होगा। लेटेस्ट से आपने कभी कपड़ा निचोड़ा है, कभी धोबी जैसे कपड़ा निचोड़ता है, देखा कपड़ा कैसे निचोड़ता है धोबी, या कभी धोबी को कपड़ा निचोड़ते हुए देखा है आपने, देखा ही नहीं देखा, बताओ। धोबी को कपड़ा निचोड़ते हुए देखा या नहीं देखा, बताओ। ऐसे हम्म, बताओ, तो निचोड़ते कैसे कपड़ा, नॉट क्लियर, भी समझ में आएगा। देखो बेटा, जैसे ये कपड़ा है, मैं भी लेकर आया कहीं से, यहाँ पड़ा हुआ था कपड़ा घर में, ठीक है। अब ये जो कपड़ा है देखो, इसको अपन गीला करेंगे, ठीक है। अभी अभी वैसे तो धोया हुआ कपड़ा है, फिर भी हम गीला करेंगे, ठीक है। और उसको आप लाइव एग्जांपल से समझेंगे। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से समझ में आ जाता है एक बार में, थोड़ा सा बस थोड़ा सोचना पड़ता है बस। देखो देखो बेटा, ध्यान से देखो, अब मेरे को कपड़े को निचोड़ना है। तो देखो ये कपड़े की सरफेस से मुझे पैरेलल इधर इधर फोर्स और पैरेलल इस साइड पीछे फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसको ऐसे निचोड़ते, देखो ऐसा हाथ ऐसा है। अब देखो फोर्स देखना, ना आपने दबाया ना आपने खींचा, ना कंप्रेस करा ना टेंसाइल करा। देखो ध्यान से, इसको ऐसे मोड़ना है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब इसको ऐसे मोड़ूंगा, निचोड़ गया नहीं निचोड़ गया, बताओ। देखा कैसे हुआ,
तो यहां जो फोर्स लगाया वो पैरेलल फोर्स था, एक पैरेलल था और एक उल्टे डायरेक्शन में पैरेलल था, देखा आपने सरफेस से। इसको मैंने जो फोर्स लगाया, ना तो ये क्या था, ना तो ये फोर्स दबाने वाला था, ना कंप्रेसिव था, ना टेंसाइल का। ये फोर्स क्या था, शियरिंग फोर्स, इस सरफेस से पैरेलल लग रहा था। आया समझ में? समझ में बच्चों? बताओ ये कौन सा फोर्स था, शियरिंग वाला फोर्स था, इट वाज शियरिंग फोर्स। वेरी गुड। बॉटल का ढक्कन खोलना है, ना दबाऊं, दबाने से खुलता है कि दब जा खुल जा, नहीं, कंप्रेशन या टेंसाइल से नहीं खुलता, मुझे इसको पकड़ के पैरेलली ऐसे घुमाना पड़ता है, देखा आपने, ट्विस्ट करना पड़ता है, ट्विस्ट। तो ट्विस्टिंग में भी यही लगती है, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, या इसको ट्विस्टिंग में भी यही लगती है, ट्विस्ट करते टाइम, ट्विस्ट में भी यही लगती है। लेट्स से कि मेरे को ट्विस्ट करना है, जैसे ये एक रॉड है, ये आगे पढ़ेंगे हम, रॉड है, इसको मैंने ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, ये लेंथ है एल, एक्स ट्विस्ट करना है, तो भी सेम हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगी एक्स अपॉन में एल। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ट्विस्ट करना है तो भी यही होता है, ट्विस्ट में भी क्या लगता है, शेयरिंग ही लगता है। ठीक है, शेयरिंग क्या समझ में आया? बहुत सिंपल है, जो पैरेलल फोर्स होता है हमेशा सरफेस से, वो शेयरिंग करवाता है। लास्ट है हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक। मेनली तीन और भी होती, पर मेनली हम तीन टाइप की स्ट्रेस ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये 3D होती है बेसिकली, कि कोई भी वॉल्यूम है, उसको आपने टोटल एफ फोर्स से दबाया, सरफेस एरिया है ए, एफ से दबाया, तो यहां स्ट्रेस को ही बोलते हैं प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एक और नाम क्या है, प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, सिंपल। ठीक है, प्रेशर डेल्ट पी, इसकी एसआई यूनिट हम पास्कल लिख देते हैं अलग से, पास्कल, और डायमेंशन तो जो पड़े वही रहेंगे, डायमेंशन थोड़ी ना बदलेंगे। स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, प्रेशर की बात कर रहा हूं, ml-1 t-2। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस ही होता है, हमको पता है। तो बेटा याद रखना, जो आप बचपन से प्रेशर पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लास से पढ़ा है सर प्रेशर, प्रेशर क्या सुना है कभी? प्रेशर शब्द सुना है ना, प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया। बेटा प्रेशर एक टाइप की स्ट्रेस था, अपन अब तक सबको प्रेशर बोलते थे, प्रेशर नहीं था बेटा, स्ट्रेस हुआ करता है 3D में। जो हम प्रेशर लगाते हैं, जो दबा के हर जगह से दबा के लगा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेशर, 3D स्ट्रेस को बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, समझ में बच्चों बात आई? 1D को प्रेशर नहीं बोलते, हम सबको ही प्रेशर बोल रहे थे, नहीं भाई सब प्रेशर नहीं होता है ना, अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रेस होती है। तो हमने पढ़ा तीन टाइप के स्ट्रेसेस बेसिकली। ठीक है, एक बार क्विकली रिव्यू कर लेना फटाफट से, तो मजा आ जाएगा। देखो फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन, तीन टाइप की स्ट्रेस होती है, फटाफट से देखो। हाँ, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, सिंगल पेज में रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है। फोर्स स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, जो कि परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन वाला। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। ठीक है, शियरिंग में क्या हो जाता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया पैरेलल। ठीक है, इसमें आता है एक्स अपॉन में एल। ट्विस्टिंग भी इसमें ही आता है, ट्विस्ट करना भी इसमें ही आता है। और वॉल्यूमेट्रिक में स्ट्रेस के फॉर्मूले को ही प्रेशर बोलते हैं, फोर्स अपॉन में सरफेस एरिया, स्ट्रेन हो जाती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। ये हमने चैप्टर का 90% पार्ट खत्म कर लिया, थियरी वाला। आराम से देखो बेटा,
नोट करो फटाफट से। बोलो भाई। बच्चे क्लियर है? बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से नोट करके। लॉन्गिट्यूडनल में बेटा प्रेशर नहीं होता, आपको लगता है प्रेशर है पर उसको प्रेशर नहीं बोलते, वो स्ट्रेस ही बोलते हैं। आप बचपन से प्रेशर बोलते आ रहे हो, वो आपने गलत पढ़ा है, क्योंकि छोटे क्लास में इतना स्ट्रेस स्ट्रेस कौन समझाए, इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसलिए बचपन से आपने पढ़ा ना ये प्रेशर बेटा सारा प्रेशर नहीं था वो। आप जिसको भी प्रेशर बोलते थे वो एक्चुअल में स्ट्रेस था, दैट वाज स्ट्रेस। समझ में आई बात? ओके, हर कुछ प्रेशर नहीं होता बच्चा। अब क्या होगा, अब जो हमने पढ़ा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है बेटा? सिंपल सी बात है कि जो आपका स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है, नोट करना बेटा, स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ई का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, या स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो ये हुक ने दिया था। अब ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये हर स्ट्रेस स्ट्रेन का अलग अलग होता है। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल में, शियरिंग में और वॉल्यूमेट्रिक में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक में सिर्फ ये नाम ही अलग अलग है, या हाइड्रोलिक जिसको बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में ई को बोलते हैं वाई, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस एक नाम है इसका। ई का लॉन्गिट्यूडनल में ई को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, शियरिंग में ई को बोलते हैं, जी से लिखते हैं शियरिंग मॉड्यूलस, नाम बस और कुछ नहीं, शियरिंग मॉड्यूलस। और वॉल्यूमेट्रिक में ई को लिखते हैं बी से या बीटा से, इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क, सिर्फ नाम दिए गए अलग अलग। ये बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है, इसे याद करो। हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था स्प्रिंग जो होता है F बराबर KX होता है, पढ़ा था स्प्रिंग के लिए, के कांस्टेंट था। वैसे ही ये सबके, ये हमने, ये भी हुक्स लॉ ही था पर उसका एक छोटा सा पार्ट था। एक्चुअल हुक्स लॉ ये है, इससे डिराइव भी हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बस कांस्टेंट निकल कर आ गया ये। अब इस कांस्टेंट को अलग अलग नाम दिया हमने। लॉन्गिट्यूडनल में इसी को बोला यंग्स मॉड्यूलस, वाई से लिख दिया। शियरिंग में इसको जी से लिख के नाम दे दिया शियरिंग मॉड्यूलस। वॉल्यूम में इसी को बी से लिख के बोल दिया नाम बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ नाम दिए गए, दीज आर ऑल नेम। ये अलग अलग साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए उनके नाम पे दे दिए गए। दीज आर जस्ट नेम्स, नथिंग एल्स। सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं, सिर्फ नाम है। दीज आर जस्ट नेम्स, दीज आर जस्ट नेम्स, नथिंग एल्स। दीज आर जस्ट नेम्स। डरना नहीं, सिर्फ नाम है। डरना नहीं, सिर्फ नाम है। ठीक है, डरना नहीं, सिर्फ नाम है। एक बार सर कमेंट कर लो, यंग यंग, शेयरिंग शेयरिंग, बल्क बल्क, सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है। ई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके 3 नाम दिए गए अलग अलग केसेस में। 1D में रॉड में नाम दिया गया, उसको यंग बोल दिया। जब ट्विस्ट कर रहे थे तो उसको शेयरिंग बोल दिया। ठीक है, सिर्फ सिर्फ नाम है। स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस, स्ट्रेस 1D 2D 3D कुछ भी हो सकती है, प्रेशर सिर्फ 3D होता है। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, यंग यंग, शेयरिंग शेयरिंग, बल्क बल्क, सिर्फ नाम दिए हैं।
डरो मत, सिर्फ नाम दिए हैं, डरना नहीं। लोग डर जाते हैं चैप्टर में, यही डरावना लगता है। सर ये बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं बेटा, ई एक कांस्टेंट था। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशो को बोला ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशो को बोलते हैं ई। अब ये अलग अलग होती है, तो अलग अलग केसेस के अलग अलग नाम दे दिए ई के, ई के अलग अलग नाम दे दिए, इस ई के अलग अलग नाम दे दिए गए। ठीक है भैया, यंग्स मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, वाई, जी, बी नाम दे दिया। ये फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एफ एल बाय ए डेल्टा एल, ये इसका फॉर्मूला बन गया, एफ एल बाय ए डेल्टा एल। ठीक है भैया, देखो ना ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया, अपॉन में डेल्टा एल बाय एल, ये ऊपर जाएगा एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। ठीक है, अच्छा सुनो ना, हर बार डेल्टा एल लिखना अच्छा नहीं लगता, डेल्टा एल को हम लोग एक्स से लिख देंगे अब। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फल बाय आक्स। ठीक है, हर बार डेल्टा एल लिखना अच्छा नहीं लगता, तो y का फॉर्मूला हो गया फल अपॉन में एक्स, फल बाय एक्स। शेयरिंग मॉड्यूलस वही सिग्मा अपॉन में ये भी फोर्स अपॉन एरिया, ये तो पहले से हम x अपॉन एल लिखते ही हैं, या टेन थीटा लिखते हैं इसको, तो या तो फल बाय x और f बाय ए थीटा। अगर थीटा में दे दिया तो x बाय एल को थीटा में लिखते ना, या टेन थीटा, तो नीचे नीचे आ जाएगा f बाय ए थीटा। वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉड्यूलस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, फिर से यहां प्रेशर होता है और डेल्टा वी बाय वी होता है, तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखना, माइनस पीवी बाय डेल्टा वी। सर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि बेटा हमेशा उल्टा होता है इसमें, प्रेशर वॉल्यूम हमेशा यहाँ पे माइनस, चाहो तो लिख लो, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होता है बेटा। जैसे से प्रेशर आप बढ़ाओगे वॉल्यूम हमेशा कम होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उल्टा रिलेशन होता है प्रेशर वॉल्यूम में, इसलिए पीवी का जो होता है हमेशा माइनस आता है बल्क। तो बाकी फॉर्मूले में माइनस नहीं दिखेगा, बल्क मॉड्यूलस में आपको माइनस दिखेगा, बल्क मॉड्यूलस में आपको हमेशा माइनस दिखेगा, माइनस पीवी बाय डेल्टा वी। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं बहुत बार, बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, या माइनस वी डीपी बाय डीवी, ऐसे भी लिखा जाता है इसको बहुत जगहों पर। तो घबराना मत देख कर कि सर ये क्या लिख दिया, डरने वाली कोई बात ना है, सिर्फ कुछ नहीं, प्रेशर को चेंज इन प्रेशर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो दिस आर ऑल सिंपल। अच्छा ये आपने कभी पढ़ा है केमिस्ट्री या बायो में कि प्रेशर का उल्टा रिलेशन होता है वॉल्यूम से, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, माइनस साइन में भी अलग पेज पूरा बताऊंगा क्यों लिखते, पहले नोट कर लो एक बार, बल्ले बल्ले कर लो, तो फॉर्मूला सारे हो जाएंगे आपके पास। दिस इज द एंड, इसके साथ हमारी पूरी थियरी खत्म हो जाती है। दैट्स ऑल द थियरी ऑफ द एंटायर चैप्टर, पूरी चैप्टर की थियरी हो जाती है। ठीक है, थर्मो में पढ़ा है, वेरी गुड। तो प्रेशर वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए माइनस आता है। बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चलो बहुत बढ़िया पढ़ा है बॉयल्स लॉ, हम भी पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ थोड़े दिन में, है ना, शायद अगले हफ्ते पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। सबको समझ में आया बेटा, इजी है। अरे बेटा बात पी बराबर है नाटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आसान चीज है, ब्रीदिंग में भी पढ़ा होगा तुमने, है ना, कि जब अपने बॉडी के अंदर आपने पढ़ा होगा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं तभी अपन
इनहेल कर पाते हैं, फिर एक्सहेल करने के लिए पॉजिटिव प्रेशर होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स काम करती है। ब्रीदिंग में भी सेम प्रोसेस होता है। तो सेम, अच्छा ब्रीदिंग में भी हम लोग बल्क मॉड्यूलस का इस्तेमाल करें, बताए आपको, अपने लंग्स का भी बल्क मॉड्यूलस होता है। हाँ, प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लंग में भी होता है। हाँ सर, लंग्स का ही बल्क मॉड्यूलस निकल सकता है। और अपनी बोन्स का यंग मॉड्यूलस होता है, जो बोन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगता है ना ऊपर से, इसलिए जो लंबे पर्सन होते हैं, जो लंबे होते हैं उनके घुटने जल्दी, उनके अंदर कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा लगेगा, घुटने जल्दी खराब हो सकते हैं। तो जैसे जो जिनकी हाइट 7-7 फीट होती है, बड़े बड़े लंबे लोग, उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज जैसी आ जाती है, क्योंकि घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है उनके घुटनों पे। यंग्स मॉड्यूलस अपने बॉडी का भी निकलता है, और उससे डिसाइड होता है कितना वेट आप उठा सकते हो। यंग्स मॉड्यूलस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिसका यंग्स मॉड्यूलस बहुत कम है उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, जिसका यंग्स मॉड्यूलस बहुत ज्यादा है उसकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सारा वेट उठा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डेडलिफ्ट करते देखा किसी को, ऐसे वो एकदम ऐसा खतरनाक बॉडी बिल्डर आते हैं, ऐसे यूं यूं आके ऐसे यूं करके ये ऐसे वेट उठाते हैं। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसने इस बार सोचो, और धस्से से छोड़ देते, गिर जाता है। उन लोगों को कितना ज्यादा वेट लेके बैठे रहते हो। यंग्स मॉड्यूलस बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं उनके बोन्स का, वो बहुत खतरनाक है, देखा होगा करते हुए। मैं तो मुझे जब भी देखता हूँ ना करते हुए किसी को जिम में भी ऐसे यूं करके ऐसा कर रहा है, मेरे को लगता है ये डेडलिफ्ट कर रहा है और उसी टाइम पे इसको दस्त लग जाए। मेरे को क्यों डर लगता है डेडलिफ्ट करने से, मतलब मुझे कोई बोलता है मेरे को डर लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा कर रहे हैं और तब इसी को लूज मोशन डायरिया हो जाए, सोचो उस टाइम पे प्रेशर बन जाए, बीच में छोड़ भी नहीं सकते। वो तो रिस्की होता है, कैसे जैसे तो ना ले भाई रख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मेरे को तो देख के बड़ा मतलब वियर्ड सा लगता है, बट ठीक है। सब भाई मेरे को ऐसा लगता है, सबके अपनी अपनी सोच। तो देखो बेटा, क्लियर है, आया सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म, इजी है। हाँ चलिए, मैं तो किसी का डेडलिफ्ट का वीडियो देखता हूँ, मुझे मेरे को लगता है अब बस। भाई मेरे को तो लगता है अगर मैं ऐसा करूँ ना, जितना भी मेरा 2 दिन से रखा था सारा एक बार में बाहर निकल जाएगा उसमें। अगला चैप्टर है फ्लूइड, ठीक है, अभी सॉलिड चल रहा है। चलो, आया समझिए बेटा। यस, छोटी सी टेबल, जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ एक बार समझाते हुए इसको आपको नोट कर लेना, दिस इज द रिवीजन। एक टेबल में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगी, टेबल बना लेना। स्ट्रेस स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, ठीक है। इसमें चेंज इन शेप, तो बेटा सॉलिड में चेंज इन शेप होगा, वॉल्यूम चेंज हम बोलते नहीं होता है, पर थोड़ा सा चेंज तो होता है, ठीक है, मुश्किल है पर थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। चलो, शेयरिंग में शेप चेंज जाती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें वॉल्यूम चेंज होता चाहिए लिटिल बिट मे बी, है ना। लिटिल हो जाता है, लिटिल, ऐसे नहीं लिखो, नो नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है बेटा। सर वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता अभी बताऊंगा। जब आप किसी को ऐसे खींचते हो ना बाहर, तो उसकी उसका ये जो अगर ऐसा खिंचाता है ना तो उसका साइड से पतला हो जाता है, तो वॉल्यूम में नेट में चेंज नहीं आएगा। कभी भी किसी को खींचते हो तो वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। आप किसी को भी खींचोगे तो साइड से पतला हो जाता है अपने आप ही वो, ठीक है। जैसे च्युइंगम का भी जब आगे ऐसे खींचियो करके तो बीच से पतली हो जाती है। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, शेप बदल जाती है। इसमें क्या, शेयरिंग में क्या होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बस आगे खिसक जाता है, शेप बदल जाती है इसमें भी। और हाइड्रोलिक में क्या होता है, शेप वही रहती है, पूरा से दबाते 3D को, ऐसे मैं इसको दबाऊंगा पूरा हर जगह से, तो ये छोटू शेप वही रहेगी पर वॉल्यूम कम हो जाएगा इसमें। इसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा दबाएंगे तो। और इसलिए नेगेटिव का साइन भी आता है बेटा, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन आता है, ठीक है। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, y बराबर फल बाय एक्स, जी बराबर एफ थीटा बाय ए, एफ बाय ए थीटा होना चाहिए ना, देखो। हम्म, एफ बाय ए थीटा होगा, हाँ, एफ थीटा बाय थोड़ी ना होगा, प्रेस अपॉन में स्ट्रेन ना, फोर्स अपॉन, हाँ ठीक है। और माइनस पी डेल्टा वी बाय वी, या सिंपल माइनस वी डीपी बाय डीवी। नाम यंग्स शियर बल्क किसमें लगता है, सॉलिड में, सॉलिड में ट्विस्टिंग। अब लिक्विड को तो ट्विस्ट कर नहीं सकते, बॉटल को ही ट्विस्ट करोगे, पानी को थोड़ी ना ट्विस्ट कर सकते हैं,
तुम एवेटार थोड़ी ना हो अपने आप को वाटर बेंडर समझ के बैठे हो। ये सब में लग सकता है प्रेशर। तो ये सिंपल रिवीजन है एक बार के लिए, घर पे आराम से एक बार नोट कर लेना। हम अब बस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पूरा लेक्चर क्वेश्चंस होंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। नाउ हम लोगों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। 29 पेजेस तक है, हर टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे और उसका चैप्टर फिनिश कर देंगे। बेटा वो तो अलग बात है, शेयरिंग बोल रहा क्लोथ के शेयरिंग में वॉल्यूम कम होगा, उससे वो अब वो अलग बात हो जाती है। मैं आइडियल केस की बातें कर रहा हूं। ऐसे तो आप दबाओगे तो वॉल्यूम तो थोड़ा सा तो कम होता ही है, हर किसी का सॉलिड का भी थोड़ा कम होता ही है। पर आइडियल बात कर रहे हैं हम लोग हमेशा। फाइंड लॉन्गिट्यूडनल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फिक्स ब्लॉक शो। देखो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है ऐसे। हमेशा याद रखो गेम सारा होता है, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। देखो एरिया यही है, कौन से एरिया पे फोर्स लग रहा है वो देखो, ये वाला एरिया है। इसका ये लेंथ है 5 और ये ब्रेथ है 2। तो एरिया आ जाएगा 5 इंटू 2, 10 मीटर स्क्वायर। अब दो टाइप फोर्स देख लो एक बार, फोर्स की कंपोनेंट कर लो। चलो इस तरफ और इस तरफ, 100 का sin 30 या जाए कितना, sin 30 3/5 कटेगा, है 23 या 16 न्यूटन। उस तरफ फोर्स आ जाएगा 100 का cos 30 जो आ जाएगा 18 न्यूटन। अब देख लो बेटा सिंपल सा है, एक बार एक फोर्स इसको खींच रहा है 16 न्यूटन का, और एक में ऐसा पैरेलल शेयरिंग वाला लग रहा है 80 न्यूटन का। बताओ कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सा शेयरिंग फोर्स है। एरिया तो सेम ही है 10, एरिया सेम ही है 10। आप मुझे बताओ कौन सा फोर्स का कंपोनेंट जो है 60 या 80 वाला, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है कौन सा शेयरिंग है। कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है कौन सा शेयरिंग है। कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है कौन सा शेयरिंग है, बताओ सोचो। वेरी गुड, कंपोनेंट गलत करें सर आपने, वेरी गुड शाबाश। sin 30 होगा 50 और ये हो जाएगा 50√3। चलो अब बता दो 50 और 50√3। अब बताइए कौन सा कंपोनेंट लॉन्गिट्यूडनल है कौन सा शेयरिंग है, बताओ। चलो अगले वाले में एमसीक्यू कर लेंगे, अभी फटाफट से इसको करते हैं। सिंपल सा सवाल है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल कौन सा शेयरिंग है, एकदम सिंपल सवाल पूछा आपसे, बताओ। है ना, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि खींच रहा है का, ये टेंसाइल है, कौन सा है टेंसाइल वाला। इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन में एरिया परपेंडिकुलर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, इसमें क्या हो जाएगा 50√3 अपॉन एरिया जो पैरेलल वाला 10, 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोले तो कौन सी, शेयरिंग होता है। ऐसा कुछ मतलब नया कुछ आ गया नहीं बेटा, शेयरिंग है, ये शेयरिंग है, टेंजेंशियल हो गई। और ये लॉन्गिट्यूडनल है भी कौन सी हो गई, खींच रहा है, टेंसाइल हो गई। ये दोनों प्रेशर में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। आया, कितनों को ये करना आ गया, 80 या 9 बताओ फटाफट से। अब हम इंडिविजुअल में घुसेंगे एक एक करके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें 99% क्वेश्चन इस चैप्टर के, 95% क्वेश्चन सिर्फ इस एक ही बनते हैं, यंग्स मॉड्यूलस पे। सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस पे ही क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस का क्या होता है, y इज इक्वल टू फल बाय एक्स, फल बाय एक्स।
90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आते हैं, बाकी सब पे इतने खास क्वेश्चन आते वाते नहीं है। ठीक है, चलो देखो, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, दो चार टाइप के क्वेश्चन जो सब आते हैं हम इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले तो स्प्रिंग से कंपैरिजन करते हैं। फॉर स्प्रिंग, फॉर स्प्रिंग F इज इक्वल टू के एक्स बोलते थे हम स्प्रिंग के लिए, यहां रख दो। स्प्रिंग भी एक टाइप का सॉलिड ही होता है ना। y बराबर F इज इक्वल टू के एक्स एल बाई ए एक्स, एक्स एक्स काटो, के एल बाई ए। ठीक है, या के को लिख सकते हो आप वाई ए बाई, चलो हम आगे अगले पेज पे बनाते हैं, चलो अगले पेज पे करेंगे, इसको अच्छे से लिखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस, हेडिंग डालो बेटा, यंग्स मॉड्यूलस। चलो अलग अलग चीजों के ऊपर बात करेंगे हम लोग, सिंपल सिंपल चीजों के ऊपर बातें करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस, पहले कंपैरिजन विद स्प्रिंग, नोट करना बेटा, कंपैरिजन विद स्प्रिंग। स्प्रिंग भी सेम ऐसा होता है, आप इसको एक्स फोर्स एफ लगाओ, ये खींचा जाता है। रॉड भी एक टाइप की स्प्रिंग है, अगर देखें तो हम, ये एक्स खिंचाया, रॉड भी एक्स खिंचाई, दोनों क्या है, एक तरीके से क्या है, स्प्रिंग ही है। रॉड भी एक टाइप की स्प्रिंग है, हुक्स लॉ तो सेम ही है ना, हुक्स लॉ सॉलिड पे लगता है, कोई भी सॉलिड पे लगेगा, स्प्रिंग पे भी लगेगा, रॉड पे भी लगेगा, तो हुक तो लगेगा भाई, हुक लगेगा, खींचोगे हुक लगेगा, चाहे स्प्रिंग खींचो, चाहे रॉड खींचो, चाहे तेरा सर पकड़ सर खींचू, या हड्डी हड्डी खींचू, मैं कुछ भी खींचू, अगर हुक्स तो लगेगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दोनों, तो ये दोनों सेम सेम चीज है। यहां हमने पढ़ा था एफ बराबर के एक्स, ठीक है भैया, एफ बराबर के एक्स, यहां हमने पढ़ा फोर्स अपॉन में एरिया इज वाई टाइम्स ऑफ एक्स बाय एल, हमने ये पढ़ा। अब कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करो, फोर्स को क्या लिख दोगे आप, वाई ए बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स। लेट्स कंपेयर, एफ बराबर के एक्स, फोर्स बराबर वाई एल बाय एक्स, तो के अफेक्टिव फॉर रॉड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, वाई ए बाय एल, यूजिंग कंपैरिजन। हमने दोनों क्या करा, कंपेयर कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो के इफेक्टिव क्या आ जाएगा, वाई ए बाय एल, के इफेक्टिव क्या आ जाएगा बेटा, वाई ए बाय एल, के इफेक्टिव क्या आ जाएगा बेटा, वाई ए बाय एल, के इफेक्टिव आ जाएगा रॉड का वाई ए बाय एल। सिंपल सी बात, कैसे आया वाई ए बाय एल सर, अरे कंपेयर कर लिया हमने डायरेक्ट, है ना। तो रॉड भी एक टाइप की स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी एक टाइप की रॉड मान लो आप, क्योंकि हुक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सॉलिड पे सेम लॉ, ये सब सॉलिड पे सेम लॉ। तो अगर स्प्रिंग और हम कंपैरिजन, अगर मैंने बोला कि स्प्रिंग के सारे फॉर्मूला लगाने हैं हमको, जो भी हमने, देखो हमने स्प्रिंग बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, हमने स्प्रिंग के कितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, हम डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं, हमने स्प्रिंग बहुत डेप्थ में पढ़ा है ना, यहां से डायरेक्ट लगा देंगे। चलो पहले बताओ यहां तक समझ में आया, यस या नो। तो अब स्प्रिंग के सब फॉर्मूले लग जाएंगे, हाँ लग जाएंगे सर, कैसे लग जाएंगे, जैसे देखो हमने बोला सीरीज, हमने बोला एनर्जी, फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर था, यही था ना फॉर्मूला, हाँ सर फॉर्मूला तो यही था। चलो रॉड का निकालें, हाफ फॉर डेरिवेशन देखो, के को रख देंगे, रॉड का क्या होता है, वाई ए बाय एल, वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वो कुछ मुश्किल नहीं है, हाफ, अब देखो कैसे मैं बांटूंगा, देखना ध्यान से देखना, वाई ए, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, देखो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन इनटू एरिया अपॉन लेंथ एक्स एक्स।
एक एक काम करो, एक बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एरिया इंटू लेंथ। एक्स बाय एल क्या है? एप्सिलॉन एप्सिलॉन, एक से एक कटेगा। एनर्जी हाफ ऑफ हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इंटू लेंथ हो जाता है वॉल्यूम। या भी तो एनर्जी ऑफ रॉड is half of stress into strain into volume। या फिर और हाफ ऑफ एफ एक्स, क्योंकि के एक्स को फोर्स भी बोलते हैं। हाफ ऑफ एफ एक्स ये बधाई हो भैया, नया फॉर्मूला डिराइव करा है आपने, खुद ना डिराइव करा है ये, ठीक है। तो ये आपने कैसे डिराइव करा? हमने डिराइव करा स्प्रिंग से। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। देखो चलो बताओ, एनर्जी आपको पता है स्प्रिंग का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, क्या ये आपको पता है? इतना बता दो ये अच्छा। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा रॉड कंपैरिजन को यही तो बोलते हैं बेटा। बताओ, क्या आपको ये पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है? और इफ रॉड इज कंसिडर्ड एज स्प्रिंग, तो रॉड का के हो जाएगा वाई ए बाय एल। ये भी हमको पता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा। अगर रॉड को स्प्रिंग मानोगे तो वाई हो जाए, तो के हो जाएगा वाई ए बाय एल, ठीक है। अब हाफ के एक्स एक्स, चलो के एक्स को लिख देते हैं फोर्स। हाफ ऑफ के एक्स होता है फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो पहला फॉर्मूला आ गया एफ एक्स बाई टू। इसको अब और सॉल्व करेंगे। देखो हाफ ऑफ फोर्स एक्स, अब देखो क्या होगा, अपॉन में एरिया इंटू एरिया, अपॉन में लेंथ इंटू लेंथ। देखो क्या बन गया एनर्जी, हाफ ऑफ फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। एक्स अपॉन में एल क्या होता है? स्ट्रेन। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। दीज आर द टू फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ रॉड। एनर्जी ऑफ रॉड, ये इजी लगा? अभी इजी लगा? बोलो बेटा, अभी इजी लगा? अभी तो टफ नहीं लग रहा, अभी तो इजी लगा। ज्यादा आसान है ये थोड़ा सा। देखो कुछ नहीं, फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर होता है स्प्रिंग फोर्स। सिंपल सी बात, के एक्स को फोर्स लिख दिया आपने, एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, के एक्स को फोर्स लिख दो, एफ एक्स बाय टू, एफ एक्स बाय टू। अब अपॉन में मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन बनाना है बेसिकली फॉर्मूले में, तो एफ अपॉन एरिया इंटू एरिया कर दिया, अपॉन लेंथ इंटू लेंथ कर दिया। फोर्स अपॉन एरिया को ही स्ट्रेस बोलते हैं,
चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को ही स्ट्रेन बोलते हैं, और एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा हाफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आया? अभी समझ में आया बेटा? हाँ, अभी बोलो क्लियर हुआ? बेटा स्कूल में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूले बहुत सारे आते हैं, है ना? तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया कैसे होता है, पर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। डायरेक्ट यूज आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में आता है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, कहीं पे इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, और भी चीजें होती है। अभी तो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कितना गेम होता है, बाकी लोगों को नहीं बताइए होता है, गंदी बात। चलो देखो, मैं एक साथ सब समराइज कर दूंगा, तुमको 25 जगह भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले तो मैं समराइज कर दूंगा तुम्हारे लिए। फटाफट से देखो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब जब मैंने बोला एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होती है, K1 K2, तो K इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो जाता है? K1 K2 या 1 अप इनवर्स में होता है, 1 by K इफेक्टिव इज 1 by K1 प्लस 1 by K2, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब सेम रॉड में भी लग जाएगा, दो रॉडे हैं, ऐसे अफेक्ट हुई है, ऐसे जुड़ गई है। ठीक है, एरिया लेट से सेम हो, अलग भी हो सकता है तो भी निकाल सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब लेट से इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L1, L2 ले लो इसकी लेंथ, एरिया सेम ले लो, अभी एरिया सेम है। इसका यंग्स मॉड्यूलस था y1, इसका था y2, सीरीज में ऐड कर दिया मैंने। अगेन याद रखना है, K क्या होता है? YA/L होता है। K इफेक्टिव, Y इफेक्टिव, एरिया क्या है? A पूरे का, लेंथ क्या हो गई? L1 प्लस L2 बराबर 1 by K1 फर्स्ट रॉड, YA/L1, K2 Y2A/L2। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। अगेन याद नहीं करना है, बता रहा हूं, याद मत कर लेना। मैं बोला सब सर ये भी याद कर लेंगे, अरे भैया याद करना ही नहीं है। क्यों याद कर लोगे? याद करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं याद करना है, इसको गलती से भी याद नहीं करना है भैया, याद करना ही नहीं है, याद करना ही नहीं है। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया? के को YA/L रखना है बस, और कुछ नहीं। पैरेलल की बात करो तो पैरेलल में K1 K2 स्प्रिंग डायरेक्टेड हो जाते थे, के इफेक्टिव K1 प्लस K2। रॉड में दे हम लोग, दो रॉडे हैं, ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया A1 A2 अलग अलग ले लो, ले एक मोटी एक पतली रॉड कर लो तुम। ठीक है, हमको पता है K इफेक्टिव K1 प्लस K2, तो Y इफेक्टिव एरिया टोटल अब बढ़ जाएगा, A1 A2 लेंथ सेम है L, बराबर Y1 A1 बाय L प्लस Y2 A2 बाय L, L कट जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया किसका? रॉड का। अगेन इसके ऊपर आपको एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये बहुत एडवांस लेवल की बातें हैं सारी, दीज आर नॉट बेसिक बातें, पर इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ K बराबर YA/L लगा देना है बस, और आपको कुछ नया नहीं लगाना है, समझ रहे हो? आपको कुछ नया नहीं लगाना है, आपको नया यंग्स मॉड्यूलस पूछेंगे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल का। क्या आपको ये पुराने फॉर्मूले पता है जो हमने एनएलएम में भर भर के पढ़े हैं? वही सेम रिपीट होते हैं, देयर इज नो न्यू फॉर्मूला। Y बराबर K बराबर YA/L बस लगाना आपको आना चाहिए। इसी के ऊपर है कि भैया रॉड और स्प्रिंग सर सेम कैसे हो सकते हैं? बेटा दोनों सॉलिड है, दोनों में यंग्स मॉड्यूलस लगेगा,
दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रॉड को खींचो या स्प्रिंग को खींचो, एक ही बात होती है, इट इज सेम थिंग। ठीक है, तो रॉड भी स्प्रिंग से सेम होता है, बस आपको जो कॉमन सेंस बचपन से पढ़ते आ रहा है उसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। रॉड भी क्या है, स्प्रिंग से ये खींचोगे खिंचाएगी, छोड़ोगे वापस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो भाई आगे ने बोला लोग ये भी रटते हैं, लोग ये भी रटते हैं, वो 1000 फॉर्मूले हो जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं रटना मत, ये वाले फॉर्मूले प्लीज मत रटो, ये फॉर्मूले ऑन स्पॉट बना लेना, तुम पागल हो जाओगे इतना, क्योंकि तुम ना तुम रट रट के पागल हो जाओगे, इतने फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तुम एक्चुअली पागल हो जाओगे रट रट के। अरे भाई बात समझ में आई? पागल नहीं होना रट रट के, तो रटो मत, इतने फॉर्मूला ऑलरेडी है, जितना कम हो इतना कम रटो। बोलो भैया क्लियर हुआ? रटना मत। चलिए, यंग्स मॉड्यूलस के सारे फॉर्मूले सिंगल पेज पे। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ एफ एक्स या हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या पूरा ही लिख देता हूं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बेटा कई बार देखना एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं ना, तो डेंसिटी मतलब वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, तो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन बचता है। सीरीज कॉम्बिनेशन 1/k1/k1 प्लस 1/k2 पैरेलल k बराबर k1 प्लस k2, और हमको पता है डायरेक्ट क्या k होता है YA/L, यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, फॉर्मूला कर लेंगे। 1/k1 मतलब 1/YA/L इज YA/L प्लस YA/L। ठीक है, एरिया सेम होता है सीरीज में, तो L1 प्लस L2 लेंथ आ जाएगी, L1 L2 Y1 Y2। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ सेम होती है, YA/L Y इफेक्टिव इज इक्वल टू YA/L प्लस YA/L। इसमें एरिया ऐड हो जाएगा A1 प्लस A2 Y इफेक्टिव, Y1 A1 Y2 A2। तो अगेन सब डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कम क्यों आ रहा है, कहाँ डाउट कहाँ आ रहा है बताओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा बस। एक्सटेंशन और रेशियोज का बस वही y का जो फॉर्मूला है FL/AX होता है। ठीक है, बस दैट्स इट। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल, वायर भी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, छत से टांग दिया है, स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट फ्री एंड, फोर्स W लगा दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा है, फोर्स अपॉन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। रिसेंट ईयर का सवाल, आंसर बताइए, 30 सेकेंड्स ओनली, बताओ। अब जब क्वेश्चंस करोगे ना PYQ सारे पट समझ में आएगा कि बहुत इजी है, तो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बेटा। खत्म सवाल। फोर्स अपॉन, ये सवाल आया था, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। भाई तुमने वायर पे अगर W टांग दिया वेट, तो फोर्स तो W ही लगा ना, अपॉन एरिया, आंसर आ गया। तो टफ था, टफ था। टू W क्यों हो रहा है, W डबल क्यों हो गया है? भाई फोर्स बराबर क्या है, W अपॉन में इसका जो एरिया होगा वायर का, जो भी एरिया होगा। खत्म सवाल। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर, ML-1 T-2 होता है, फोर्स के L लग गए, ML का -1 हो गया, हमने पढ़ा था, फोर्स लूजर बन गया। बताओ, हाँ
बताओ किसका होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बताओ करके बताइए। टाइम थोड़ा कम दे दिया मैंने ऐसे तो, पर ठीक है ट्राई करें। ये तो कभी सुना ही नहीं है आपने कुछ। फोर्स नहीं हो सकता, मोमेंटम नहीं हो सकता। क्या बच्चा? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चा। ठीक है सर, कैसे आया बता देखो। इस पे मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते। 10 से 15 पीवाई क्यू आ चुके हैं नीट जेई मिला के इसमें। सेम डायमेंशन होता है किन किन का? देखो एक चेन होती है स्ट्रेस का या प्रेशर का, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स अपॉन में एरिया, या सेम डायमेंशन होता है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। इन सब का डायमेंशन सेम होता है। या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या क्या? यंग्स मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। इन सब का डायमेंशन सेम होता है। ऑल ऑफ दीज हैव द सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। इन सब का डायमेंशन सेम होता है। इन सब का डायमेंशन सेम होता है। इन सब का डायमेंशन सेम होता है बेटा। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया बच्चों? दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ठीक है, 85% बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, वेरी गुड। और सबने ये देखा होगा सर यही पढ़ा हुआ है, यही अच्छा टॉपिक का नाम ही यही चल रहा है, यही आंसर होगा। है बंदरो, बताओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला मेरी खास पावर में पैटर्न अच्छा देख लेता हूं, तो इट इज अ पैटर्न। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप करके देख लो सेम आ जाएगा। देखो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का डायमेंशन एम एल -1 टी -2 होता है। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का एम एल टी -2 अपॉन एरिया L2, देखो कट जाएगा, L -1 हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी होता है ml2 t -2 अपॉन वॉल्यूम का L क्यूब, देखो कट जाएगा, L -1 आ जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस बराबर E टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, तो जो स्ट्रेस का है वही E का भी हो जाएगा। तो तीनों E वाले वैल्यूज सेम डायमेंशन आ गया। इन सबका डायमेंशन सेम हो जाता है, ml -1 t -2। इन सबका डायमेंशन क्या होता है बेटा? ml -1 t -2। सबका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न। ऐसे डॉलर पूरे सिलेबस में 6 पैटर्न आते हैं। कितने होते हैं? 6 पैटर्न होते हैं। देर आर 6 पैटर्न पूरे 11th और 12th के सिलेबस बना के, जिनमें सेम डायमेंशन के। ये 1 पैटर्न हुआ, ऐसे मैंने 6 पैटर्न निकाले। देर आर 6 पैटर्न। वो 6 पैटर्न पे मोर देन 20 पीवाईक्यू आ गए। 20 पीवाईक्यू वहीं पर, और जेई मिला लोगे तो मोर देन 50 पीवाईक्यू है नीट जेई मिलाकर, सिर्फ वो 6 पैटर्न के ऊपर। एक पहला पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। बोलो क्लियर है बेटा? यस। अच्छा सवाल 2020 का आया हुआ। वायर ऑफ लेंथ L and area of cross section is hanging from a fixed point. The length of the wire changes to L1, L dash नहीं L1, ये L1 है। When mass M is suspended, expression of Young's modulus, हमको पता है क्या होता है, y बराबर फल बाय एक्स। अब सोच समझ के बताना, एफ एल है तो पता है एक्स क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन होता है। सोच के बताओ,
यू हैव 45 सेकेंड टू गिव मी द आंसर। क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? फोर्स क्या लगेगा बताओ? mg, लेंथ है l, a अपॉन x होता है चेंज इन डायमेंशन, L1 माइनस l। हाँ, अच्छा सवाल, सिंपल सवाल। अच्छा अच्छा, जैसे सवाल हो रहा है कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है। ओए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बताओ। पहले से बेटर लग रहा है? मैं बोला क्वेश्चन इतने इजी आते हैं, इसकी कोई हद ही नहीं होती। कंसेप्ट लेकिन सारे पढ़ेंगे हम, है ना। अगला, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। ठीक है, सेम मटेरियल का मतलब क्या है? वाई सेम हो गया, वाई प्रॉपर्टी है मटेरियल की। सेम वॉल्यूम वी सेम हो गया, मतलब एरिया इंटू लेंथ सेम हो गया। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। सेकेंड वायर का एरिया है 3a। लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट। बढ़िया सवाल। चलिए देखिए, तो वायर है पहला, ठीक है, इसका एरिया है ए, ठीक है। हमको इसके लेंथ नहीं पता, लेंथ वी हैव नो आइडिया। इसके ऊपर ये एक्स खिंचाया, इस पे लगाया एफ। दूसरा का एरिया है कितना? 3 है। इसको भी खींचना है एक्स, इसके लिए एफ डैश लगाएंगे, कितना हमको नहीं पता, लगाना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम सेम है बोला, तो ये वायर कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी लेंथ एल होगी, आप एरिया बढ़ाओगे तो चिपक जाएगा। इसकी लेंथ L/3 होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। क्या आपने 10th क्लास तक सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा है? आप लोगों का फेवरेट चैप्टर 10th क्लास में होता था, याद है? सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्या आपने कभी चैप्टर पढ़ा है सरफेस एरिया वॉल्यूम? यहाँ पे लोगों का आंसर क्या करेंगे? फोर्स। बहुत लोग गलत आंसर कर देंगे इसमें, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं आराम से देखो, भागा दौड़ी में मत सोचा करो चीजें। पहले समझो, ये L/3 कैसा है वो समझो। बहुत बढ़िया। लेंथ एल है, एरिया ए है, एरिया 3 गुना कर दिया, तो लेंथ 1/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कॉमन सेंस बताओ। इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है ये, अगर आपने पढ़ा हो रजिस्टर वाले क्वेश्चन में कि लेंथ खींच के डबल कर दी तो उसका एरिया हाफ हो जाता है। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, पढ़ा है रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला। सेम कंसेप्ट। अब दोनों का क्या बोला? वाई सेम है, वाई वाई सेम है, तो एफ एल बाय ए एक्स एफ डैश L/3 3a और x। सॉल्व करो। 30 सेकेंड ही दूंगा अब, तो मैंने कर ही दिया सॉल्व लगभग लगभग पूरा ही। तो नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बस वहां सेम क्वेश्चन आता है ना कि डबल स्ट्रेच करते थे तो रजिस्टर, लेकिन क्या होता था? 4 टाइम हो जाता था 2 का स्क्वायर। क्यों होता था? क्योंकि लेंथ डबल हुई पर एरिया भी हाफ हो जाता है ना। वॉल्यूम सेम रहता है, वही सेम कंसेप्ट यहां भी लगेगा। सेम कंसेप्ट बताओ। हम्म 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 हम्म
करेक्ट आंसर है 9F। करेक्ट। 3 से 9 आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। AX LL F इज इक्वल टू F डैश बाय 3 इंटू 3 9, तो 9F के बराबर आ जाएगा। सी Young's modulus of steel is twice that of brass. Why steel 2 times why brass? Two wires of same length and of same area, one of steel and one of brass, are suspended from the roof. If we want lower end of the wire to be at same level, मतलब x भी सेम, ये वायर है, लोअर लेवल जो खिंचाया वो भी सेम, तो मतलब क्या क्या सेम, L सेम, A सेम, X सेम, देन वेट एडेड टू स्टील एंड ब्रास मस्ट बी, फोर्स बताने दोनों में क्या रेशो में हो। You have 45 seconds to answer this question. Why steel is 2 times of why brass? FL by AX is 2 times of force brass Pal by AX. L AX सब कुछ सेम है, तो फोर्स ऑफ स्टील शुड बी ट्वाइस फोर्स ऑफ ब्रास, तो वेट भी स्टील का डबल होना चाहिए, 2:1। सिंपल है बेटा, 1:2 मत कर देना, है ना, स्टील इससे डबल है तो 2:1 आएगा। लोगों ने भर भर के सब कुछ सेम है ना, L A X सब कट गया, सिर्फ 2 बचा। स्टील को डबल फोर्स लगेगा तो डबल वेट लगेगा। आया, सिंपल है, भर भर के 2 कर दिया होगा लोगों ने। सी हाँ कर दिया, देखो बी हो गया, बन गए बंदर। तो रात 1-2 लगा रहे बंदरों, फोर्स ऑफ स्टील डबल है ना। हाँ होमवर्क ये वाला सवाल 14 में, ये 14 का एग्जाम बहुत क्लोज है, बताओ मेरे से क्यों क्लोज है नीट। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम वी हो गया है ना। हाँ, वायर ऑफ लेंथ L when this is subjected to constant force of extension produced in wire is D, ठीक है, which of the following graph represent a straight line? स्ट्रेट लाइन x बराबर FL बाय A, x बराबर F, ऊपर L² कर लो, नीचे AL वॉल्यूम y हो जाएगा, तो x वर्सेस L² जो है ये स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि एरिया होगा तब तक ये आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते हो। आखिर मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ करने के लिए, आपको करना खुद है सवाल। तो डेल्टा L वर्सेस L² जो है ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो यंग्स वी इन फिजिक्स elasticity is determined by Young's modulus, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है उस सब्सटेंस को मोर इलास्टिक बोलते हैं,
आपको रियल लाइफ में इलास्टिसिटी का जो भी मतलब अब तक सोचा था सब बकवास है। फिजिक्स में इलास्टिसिटी मतलब होता है यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी से दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अजीब लगता है पहली बार जब देखते हो, पर जो आप मानते हो ना खींचकर वापस आता है, ऐसा बकवास है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी मतलब जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, स्टील का ज्यादा होता है रबर से, हमने कैलकुलेट करते हैं तो प्रैक्टिकली, इसलिए बोलते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बोलो बेटा, समझ में आया बच्चे बात? यस, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों बोलते, समझ में आया? अच्छा, समझ में आया? यस। अब तक मैंने बोला ना, आपका नोशन है भाई रबर खिंचाने वाला, नहीं बेटा, खिंचाने वाला इलास्टिक नहीं होता। फिजिक्स में इलास्टिक का मतलब होता है जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो खिंचाता है वो इलास्टिक नहीं होता बेटा, वो नॉर्मल लाइफ में होता है। फिजिक्स में बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है। इलास्टिक मतलब क्या होता है? जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, उसे इलास्टिक बोलते हैं। तो ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील है, स्टील। इसका तो यानी तुम स्टील से अब बांध लो अपने बाल को। हाँ, लड़कियां बोलेगी सर स्टील तो इलास्टिक होता है सर, मैंने सारे बाल स्टील से बांध लिए सर, मैं टकली क्यों हो गई? बेटा रियल लाइफ हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल जो मतलब होता है इलास्टिक का, फिजिक्स वाला मतलब, ठीक है? बोला इस चक्कर में टकले हो गए सर, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है? हाँ हाँ, 10th क्लास का डाउट क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में मतलब ये होता है, ठीक है? क्लियर है बच्चे, बताओ। हाँ, बकलिंग क्या होता है बेटा? ये एक छोटी सी टर्म होती है। बकलिंग क्या होता है समझो। देखो जैसे लेट से ये एक ब्रिज ब्रिज टाइप कुछ बना है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे वेट डब्ल्यू लगा दिया, तो ये अपने आप थोड़े टाइम में मुड़ जाता है, ठीक है? जैसे अभी बहुत बड़ा सा एक ब्रिज चाइना में बना था, वो गिर गया। इंडिया में बहुत सारे ब्रिज ब्रिज पुल वुल गिर जाते हैं। आप अभी से अभी दिल्ली में इस साल एयरपोर्ट गिर गया था, पता है ना आपको? एयरपोर्ट टर्मिनल 1 शायद छत वत गिर गई थी उसकी। तो अपने देखा इतने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, छत वत गिर जाती है लोगों के घरों की। वहां पर क्या होता है? स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं होता। तो आप देखो किसी में भी जब बहुत स्ट्रेस लगेगा, सिंपल सी बात है, बोलो नॉर्मल सी बात है, जैसे लेट से कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी चीज हो, देखो जैसे मेरा ये बैडमिंटन का रैकेट ही ले लो, इस पे जब नीचे वेट लगेगा बहुत टाइम तक, तुम देखो ये हल्का सा मुड़ जाएगा। देखा आपने, देखा ये मुड़ गया। ये जो हल्का सा मुड़ जाता है इसको बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं इसको? बकलिंग। इसका नाम क्या है? बकलिंग। ये जैसे चूंकि नीचे वेट लगा है इसके, अगर नीचे वेट लगा है तो ये ऐसे धीरे धीरे करके मुड़ जाएगा। ऐसे देखो ये वेट लगा है तो मुड़ गया ना बेटा। तो हमारे यहाँ ब्रिज ब्रिज, ट्रेन की पटरियां वगैरह, ये सब स्ट्रेस को मैनेज करते हुए बनाना पड़ता है, ठीक है? वो लोग ढंग से मैनेज नहीं करते। हाँ, तुम जिस भी कारण से बोलो, वो लोग मटेरियल कुछ गड़बड़ होगा, सीमेंट का प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो, कुछ भी होगा, प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं? बकलिंग। फिनोमेना इन फिजिक्स वेयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बेंड्स आउटवर्ड इन मिडिल ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस। जैसे कि जैसे मैंने अभी करा, आपको वेट लगा है या ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं तो देखो कि अपने आप मुड़ जाता है, ठीक है? थोड़ा सा। अब इससे बचने का तरीका क्या है? ये प्लेन था, ये ऐसे मुड़ रहा था, जैसे कॉलम था, तो आप कॉलम को ऐसा इस आई शेप कॉलम बना दो। देखो इस शेप, अब ये शेप में क्या होगा? एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया बढ़ा दो तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। तो कोई भी बिल्डिंग, ब्रिज, पुल वुल बनाते टाइम स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या ब्रिज बना रहे हो, या एयरपोर्ट, या रेलवे स्टेशन, या घर, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? समझ में बच्चों बात आई? नहीं तो क्या हो जाएगी? बकलिंग हो जाएगी, मुड़ उड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। 5 पेज का चैप्टर बचा है, कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं इसको, ठीक है? फिर सरप्राइज। चलो एक अभी डाउट सेशन ले लेते हैं। कोई डाउट से तो पूछ लो। हाउ टू आउटकम बल्किंग, वही बताया। बकलिंग, बकलिंग का तरीका क्या है? ऐसे आई शेप बना दो, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करो एरिया बड़ा बड़ा के, ठीक है?
और कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद आपके आपके पास, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि और कोई तरीका इससे मैनेज कर सको। ये कैसे हुआ? क्योंकि y ज्यादा है, उसका कैलकुलेट करा हमने। ज्यादा देखो, समझो y कैसे निकालते हैं हम लोग, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ज्यादा डालने पर भी स्ट्रेन ना बराबर हो। बढ़िया, ऐसा हुआ इसके अंदर। ठीक है, अल्ट्राटेक 1 सीमेंट से नहीं बनी होगी सर, इसलिए गिर गया। बल्किंग और बकलिंग, बकलिंग बेटा, बकलिंग नाम, बकलिंग। ठीक है, हाँ। इसमें 0.3 कैसा है, किसमें बेटा बताओ बेटा? क्योंकि ये होता है चेंज। मैंने देखो बेटा 5.3 -5 करा तो 0.3 आया। डायमेंशन में चेंज होता है ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन रेशो होता है बेटा। रियल लाइफ में तो बेटा वो डिपेंड करता है ना, फिजिक्स में इलास्टिक की डेफिनेशन अलग होती है। तुम लोगों के लिए इलास्टिक मतलब जो खिंचा सके, फिजिक्स में अलग ही मतलब होता है इलास्टिक का, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी का वाई कैसे निकालेंगे, वेट कितने हिसाब से? हाँ निकल जाता है बेटा, देखो इस निकल जाता है कि हमारे इसके लिए बोन की ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालनी पड़ती है। सबकी बोन की होती है एक ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है जिसपे वो हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हड्डी को हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना उसकी बॉडी का वेट है अपॉन में कितना बोन का एरिया है। हम हड्डी का कितना कैसे निकालते हैं, से बोन है, इस टाइप की बोन है, हम बोन को से काट के बीच में से देखते हैं। ये एरिया लेंगे अपॉन में जो इंसान है उसका पूरा वेट लेंगे, ऐसे निकालते हैं बोन में कितना। ठीक है, बोन का कितना स्ट्रेस हो सकती है। अब इसके कारण बोन में कंप्रेशन होगा थोड़ा सा एक्स से, तो बस वाई का फॉर्मूला पल वाई एक्स लगा देंगे तो हमको निकल के आ जाए कितना कंप्रेशन होगा, क्या होगा, सब कुछ निकाला जा सकता है। बेटा स्टील की ज्यादा होती है शायद। ठीक है, अब मैं रटकर तो नहीं बैठा हूं सबके, पर ज्यादा स्टील की होती है। तो कंसेप्ट यही है बेटा, जिसका वाई ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग जाओ गूगल पे, एंड सिंपल चीज है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट टाइप कुछ कंसेप्ट बहुत टफ कुछ आ गया। ठीक है, मैंने बोला आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, लिस्ट निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, देखो तो अब लिस्ट निकाल लिया आपने, सबसे ज्यादा डायमंड का, फिर सबका अलग अलग यंग मॉड्यूलस। मेटल्स की बात करें तो देखो स्टील का होता है करीब 200, तो हम यंग्स मॉड्यूलस से डिसाइड करते हैं इलास्टिक है। रबर के, रबर का देखो कितना होगा, 0.01 होता है। ठीक है, स्टील का होता है कितना, 200 होता है, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस। जो कैलकुलेशन भी हमने क्या करा, सबके ऊपर फोर्स लगा लगा के कैलकुलेट करा इसको। और जो मैंने बोला कन्वेंशनल सोचना बंद करो, कन्वेंशनल सोचते हो तो गड़बड़ हो जाती है। मतलब ही इलास्टिक का ही है, हम डे टू डे लाइफ में मतलब बदल देते हैं ना चीजों का। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ेंगे। क्या नहीं है बेटा? अच्छा ये तो स्टार्टिंग हो गई, वापस से एक बार। आपने मोशन में पुली नहीं कराया, एनएलएम में करा दिया बेटा पुली, कैसी बात कर रहे हो तुम? बाकी फिर रोलिंग में आता है अगर पुली, तो रोलिंग सिलेबस से हट चुका है। रोलिंग में मैंने जितना पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा नीतीश रोलिंग में पड़ेगा तो तुम फिर पागल वाली हरकतें कर रहे हो, मत करो पागल वाली हरकतें। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह कई बार मॉड्यूलस बोल देते हैं, सेम चीज है। हम्म, हाँ बेटा, ये जो हम बताते हैं ना, y बराबर एफ एल बाई एक्स, फल बाई एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सेम फोर्स लगाकर देखेंगे, दोनों सेम लेंथ सेम एरिया लेंगे, सेम फोर्स लगा के देखेंगे एक्स किस में कितना निकल कर आया। ठीक है, तो जिसमें एक्स ज्यादा निकल जाएगा वो कम इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम फोर्स लगाओगे स्टील में और रबर पे, सेम एरिया सेम लेंथ लेके, तो जो यंग्स मॉड्यूलस रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करता है, जो इजीली खिंच गया वो तो इलास्टिक है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा अलग डेफिनेशन होती है। वेरी गुड बेटा। बकलिंग का फॉर्मूला होता है पर औकात के बाहर है वो पढ़ पाना। ठीक है, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड।
विनय बोले गुरुजी स्टील वही है ना जिसका ड्रम बनाते हैं। बेटा ये तो तेरी बीवी से पूछना पड़ेगा है। देखो बंदर ही है, बंदर बहुत बहुत चालाक हो रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है फोर्स, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास है तो क्या हो गया 6:15 पे नेक्स्ट क्लास। चलो बात करेंगे बल्क एंड शेयरिंग मॉड्यूलस की। ठीक है, देखो बस इतना सा एक पेज है, बस खत्म, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खत्म, इतना सा चैप्टर है, बस कर लेते हैं ना, 15 मिनट का ही तो है, कर लो खत्म करो। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा, बल्क और शेयरिंग मॉड्यूलस की बात करते हैं। शेयरिंग में तो कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है, बल्क में कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन भी डायरेक्ट बता रहा हूं आपको क्या होता है। बल्क मॉड्यूलस हमको पता है क्या होता है, माइनस पीवी बाई डेल्टा वी या माइनस वी डीपी बाई डीवी, ऐसे 2 तरीके से लिख सकते हो आप इसको। लिखने के अलग अलग तरीके, या वी को और नीचे ले जाओ तो आप बीटा को लिख दो माइनस पी डेल्टा वी बाई वी। लॉट ऑफ वेज टू राइट इट, सिर्फ लिखने का ही अलग अलग तरीका होता है। कंप्रेसिबिलिटी लिखते हैं हम लोग के से, के ये होता है 1 अपॉन में बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है 1 अपॉन में बल्क, इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इट इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा इतना कंप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, जितना छोटा बल्क इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। और ये थोड़ा टफ पार्ट है, बी इन डिफरेंट प्रोसेसेस। इसका डेरिवेशन हम लोग आगे वाले चैप्टर में करने वाले हैं, पर आपने अगर बाय चांस कभी पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर, ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है थोड़ा सा, कुछ प्रोसेस होते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। इन सब में बल्क मॉड्यूलस की अलग अलग वैल्यू निकल के आती है। देखो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम बदलेगा ही नहीं, तो डेल्टा वी 0 1/0, बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट। आइसोबारिक में प्रेशर नहीं बदलेगा, तो डेल्टा पी 0 बी 0। आइसोथर्मल में इसकी वैल्यू हो जाती है प्रेशर के बराबर, और एडियाबेटिक में इसकी वैल्यू हो जाती है गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर, एडियाबेटिक कांस्टेंट जो होता है। तो थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, हम इसका डेरिवेशन करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आइडियल ऐसे इक्वेशन से डेरिवेशन होता है, पर दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अभी हमने सब प्रोसेसेस नहीं पढ़े, पर आपको जब आप बुक्स वगैरह करोगे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये भले से अभी आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, कि अभी क्वेश्चन मिले तो कर लेना इससे, पर ये अभी का पार्ट नहीं है, मतलब ये आगे पढ़ने वाले हैं हम, आगे चैप्टर में पूरा डिराइव करके पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए सिर्फ बता दिया आपको, ये तो डायरेक्ट दोनों दिख जाएंगे। या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है या नो, इतना बता दो बस मेरे को, पढ़ा है नहीं पढ़ा। ठीक है, ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर ये प्रोसेसेस, उन सब में बल्क की वैल्यू ये होती है, इनको हम आगे डिराइव करेंगे। अभी डिराइव क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं ना वाला पार्ट, हमने अभी इसलिए डिराइव नहीं कर सकते। बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी बराबर एनआरटी, उससे डिराइव हो जाता है। शॉर्ट में समझना हो तो देख लो, पीवी बराबर एनआरटी अगर आइसोथर्मल है तो पी, इसको हम ऐसे लिख देंगे पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू एनआरटी, सब कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि आइसोथर्मल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको अब करेंगे कैसे, हम लोग इसको लिख देंगे पी वी इज माइनस वी डी पी, पी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी, ये तो बल्क मॉड्यूलस होता है, तो बल्क मॉड्यूलस बराबर प्रेशर आ जाता है। ऐसे करके डेरिवेशन होता है पूरा सबका। अगेन हम लोग इसको आगे डिराइव करेंगे, यू कैन इग्नोर दिस फॉर नाउ, हम इसको डिराइव करेंगे आगे वाला चैप्टर में, ऐसा भी आप इग्नोर कर सकते हो। Bulk modulus of a spherical object is B. If it is subjected to uniform pressure P,
फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस विल बी। उसने पूछा डेल्टा आर बाय आर कितना होगा, तो डेल्टा आपको अगर याद हो एरर में हमने पढ़ा था, अगर v जैसे हमने पढ़ा v प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, तो डेल्टा v बाय बी हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, जो कि स्फीयर है। एरर चैप्टर में पढ़ा था हमने, यूनिट एंड डायमेंशन एरर स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा v बाय वी, P 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा P बाय 3b। इस पूरे को इधर ले गए, इसको नीचे ले आए। आए बेटा 3p बाय बी, हाँ नहीं p बाय 3b होगा। 3p बाय बी क्यों होगा, देखो बेटा फिर समझो, स्ट्रेस इज इक्वल ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो प्रेशर है यहाँ पे बराबर बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी। प्रेशर इज बीटा टाइम्स ऑफ, माइनस भी आता है तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। इन्होंने डेल्टा आर बाय आर पूछा है हमसे, तो P बाय 3b हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ऑप्शन इतनी है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज ये, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी दे दिया है ना, बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा 1 अपॉन में 45.4 इंटू 10 की पावर -11। डेंसिटी ऑफ वाटर ये दे दिया है आपको 10 की पावर 3, डेप्थ h दे दिया है 2700, जी की वैल्यू होती है 10 अगर आपको नहीं पता हो तो। बेटा प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है एच रो जी, अगेन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रो जी एच या एच रो जी, क्या ये केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? सब अलग अलग चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर में। क्या आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है एच रो जी फॉर्मूला होता है प्रेशर का फ्लूइड कॉलम के लिए? अगेन केमिस्ट्री से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सब चीजें, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या ये पढ़ा हुआ है? चलो इसको नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर तो मैं काट देता हूं, बाकी तो फिर हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। बीटा बराबर पी वी बाई डेल्टा वी, डेल्टा वी बाई वी पूछेगा, नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। एच रोजे से पढ़ा होगा तो हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर यहाँ इतना ही है, खत्म हो चुका है ऐसे तो। पॉइजन रेशियो कल पढ़ा दूंगा, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड, ठीक है। और पॉइजन रेशियो पे क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं, ठीक है। इतना ही करते हैं आज, चलो थक गए हो आज, ठीक है। ये हम लोग अगले चैप्टर, इसको काट दो, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम, ठीक है। अच्छा आपको एक जिस्ट आइडिया हुआ ये चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, समझ में आया चैप्टर? थोड़ा सा चैप्टर का समय इतना ही करना है हमको, बस बहुत है इतना। अब आपको इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर जो सॉलिड और फ्लूइड है इसमें कितना हैप्पीजार्ड होता है, देखा है? कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला उठा के इस चैप्टर में डाल देते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले का खिचड़ी बन जाती है। तो मैंने आपको टेबल दे दिया, सिंगल पेज में फॉर्मूला दे दिए हैं, ठीक है। चैप्टर एंड इतना था ही चैप्टर, हाँ यही है चैप्टर, और चैप्टर है नहीं बड़ा, ठीक है। हाँ पर चैप्टर समझ में आया क्या है, ठीक है। एक बार और पढ़ोगे समझ में आ जाएगा बेसिकली, अब एक बार और फिर से रिवाइज कर लोगे, फुल क्लियर हो जाएगा। एक बार और बस नोट्स देख लो वापस स्टार्टिंग से, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपने देखा कंसेप्ट ना बराबर थे, फॉर्मूले बहुत सारे थे, तो अगला चैप्टर भी ऐसा ही है, उसमें 15 से 20 फॉर्मूले हैं याद करने, प्योर रिजल्ट याद करना ही है, ठीक है। हाँ तो जैसे अच्छा इतना छोटा चैप्टर था, इसमें बता एक अगर आपने एक सिंगल दिन दे दिया पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको, बताओ। बाकी जिनको डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
और वी कैन गो फॉर डाउट्स ना। लीडर बोर्ड देख लो फिर आप जा। शिवा, हाँ वारे सुपरस्टार भैया, आरिफ, अंशिका, यश, तुषार, मनजोत, आमिर, बहुत बढ़िया, रौनक, अक्षय, आयुष फॉर प्राइम प्लस, रफीगंज पहले भी एक बार आए हो ना बेटा नाम में। डाउट पूछ लो, अगर कुछ हो प्रॉपर डाउट तो पूछो बिंदास, ठीक है। स्ट्रेन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बेटा। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, सही बात है। बेसिकली क्या होता है, आप जब कभी भी स्ट्रेस लगाते हो तो एक सिंपल सी बात समझो, अगर डायमेंशन बदला, देखो फोर्स लागू के डायमेंशन बदलेगा ना, डायमेंशन बदल गया तो स्ट्रेन आएगी, सही, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। करना था ना सर, क्या क्या करना था। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, मैं बता दूंगा अगले चैप्टर में। अब पता है, अब वो नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला यूज कर लिया, अब मैं कैसे, अब ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा ना सर, हर चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूला यूज होंगे तो। टॉर्क भी ट्विस्टिंग शेयरिंग हुआ ना, कि ट्विस्टिंग में कपल फोर्स, हाँ बेटे कपल, कपल में से गोल घूमता है, ठीक है। ट्विस्टिंग देखो, सारे ट्विस्ट जो हम इस तरीके से गोल घुमाते हैं उसमें टॉर्क लगता है, पर टॉर्क से ट्विस्ट, टॉर्क ऐसे भी लगता है, ये भी टॉर्क है, घूम रहा है, पर इस पर ट्विस्टिंग नहीं हुई है ना, तो वाइस वर्सा नहीं है, ठीक है। हाँ गोल घुमाओगे ट्विस्ट करोगे तो टॉर्क लगेगा, पर टॉर्क लगे तो ट्विस्ट तो वाइस वर्सा नहीं चलता है, ठीक है बेटा। अच्छा सवाल था लक्षिता। प्रज्ञा, सर आपने कल बोला था स्ट्रेस 1D 2D होता है पर प्रेशर एक्सटर्नल होता है। नहीं मैंने ये बोला था बेटा, आप किसी पे भी जब बाहर फोर्स लगाते हो तो इतना ही फोर्स इक्वल अपोजिट अंदर भी लगता है, सेकेंड थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग, तो हम जब डेफिनेशन देते हैं स्ट्रेस की उसमें हम लोग रिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस क्या है, जैसे यंग्स मॉड्यूलस था, सेम 3D के लिए बल्क मॉड्यूलस हो जाता है, ठीक है। बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन ये सब है ही नहीं सिलेबस में, ये सब कहां से देख रहे हो आप। अरे दिया कौन ने पढ़ा दिया आपको ये सब चीजें, वही फालतू मत पढ़ो, सिलेबस तक लिमिटेड रहो यार। वाई से, क्योंकि वाई से डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है ना सारी की सारी, ये सेम मटेरियल के लिए सेम हो जाती है। तो डेंसिटी कॉपर की हमेशा सेम होगी, यंग्स मॉडुलस सेम होगा मटेरियल का, रेजिस्टिविटी सेम होगी हमेशा, दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो हमेशा सेम होती है। सी इज राइट बाय द वे सर, बार्स ऑफ कंपोज, दो बार यही सवाल पूछ रहे थे। लिमिटेड पढ़ना होता है, तुम बहुत खुश रहोगे। आज का होमवर्क है एनसीईआरटी रीड करना है आपको, ठीक है। लेट्स राइट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्पेस एनसीईआरटी, लो, हाँ हाँ डाउनलोड कर ले भाई, आ जा, सिंपल है, इजी है। देखो बेटा, सिंपल से देखो कितने छोटा चैप्टर है, जो हमने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी हमने पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन देखो देखा अलग अलग टाइप की होती है। ये देखो, ये जो इस तरह से बुक को पकड़ के खींच रहे हैं, ये कौन सी शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेस हो गई। और ये जो ऐसे दबा रहे हैं ये क्या हो गई, वॉल्यूमेट्रिक हो गई। देखा जो हमने पढ़ा भाई, सेम टू सेम है, एक एक चीज। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है, इलास्टिक फिर प्लास्टिक, ये परमानेंट सेट जो रेसिडुअल वैल्यू हो जाती है वो, सारी ये बातें हमने पढ़ी, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा, यील्ड पॉइंट, ट्रैक्शन पॉइंट सब पढ़ा हमने, ठीक है। फिर इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की हमने पूरी बात करी। देखो अलग अलग के यंग्स मॉडुलस, यहाँ टेबल भी दे रखी है, तो देखो कि स्टील का बहुत हाई होता है, ठीक है। बोन का भी दे रखा है, बोन का अप्रोक्सीमेटली 900 ऐसे डेंसिटी है, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है बोन का 9.4 होता है, स्टील का 200 होता है, ठीक है। पॉलीस्टाइरिन एक टाइप का वो होता है, पॉलीस्टाइरिन मैं भूल रहा हूँ अभी, चलो, एक रबर पर पॉलिथीन टाइप ही होता है, पर इट्स अ पॉलीमर, प्लास्टिक का ही पॉलीमर है, प्लास्टिक है। फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, फोर्स अपॉन एरिया के ऊपर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन, ठीक है। और देखो सिंपल सिंपल, देखो जो हमने पढ़ रखा है वही चीज है, सबकी सब सेम सेम चीज है। शेयर मॉड्यूलस दे रखा है, वही हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वही है, जी इंटू थीटा कैसे आ जाता है, एफ अपॉन में ए थीटा, जो हमने पढ़ा एग्जैक्ट वही है। जो ऐसा एक सवाल फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने ये करा था, याद करो, ठीक है। फिर बल्क मॉड्यूलस के अलग अलग के दे रखे हैं। फिर ये जो टेबल हमने बनाई प्रॉपर, देखो ये टेबल में पूरा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, देखो जो पढ़ा अपन ने। पॉइसन रेशियो एक बच गया जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल में
जो बकलिंग आपको पढ़ा है, बकलिंग होता है, ठीक है, ये दिस इज द बकलिंग। इसका एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस फॉर्मूले को। इसलिए मैंने बोला बिल्कुल मत देखो इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये हमने पूरा चैप्टर, देखो ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स थे ये, और इसमें चैप्टर ही खत्म हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म। देखा बेटा, सिंपल है। 6:15 पे अगली क्लास, मजाक, चलो दैट्स ऑल। आज एनसीईआरटी पढ़ लोगे एक बार, इस चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है। इसमें लाइन क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका जो होमवर्क है आज का, दैट इज टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा, आपने देखा पूरा चैप्टर हो गया, कुछ भी नहीं छूटा। रीड एनसीईआरटी आज ही कंप्लीट कर देना, छोटी सी है बिल्कुल, ठीक है। और सरप्राइज बहुत बड़ा ये है आपके लिए, डेली, डेली, वीक में 2 बार, मतलब सॉरी, बाय वीकली, बाय वीकली योद्धा लेक्चर्स पे काम स्टार्ट हो चुका है। हर टॉपिक जो अपना हुआ है, जो कि मेरा नया बैच यकीन 6.2 आ रहा है, उसके लिए, क्योंकि वो बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास 4 महीने में मुझे सिलेबस करवाना है, तो उन लोगों को क्लास में पढ़ाकर उनका रोज एक रिकॉर्डेड योद्धा लेक्चर रेडी होगा। एटलीस्ट हर 2 दिन में एक रिकॉर्ड होने, 2 या 3 दिन में, तो हफ्ते में 2 दिन है मिनिमम, एक रिकॉर्ड होने वाला है योद्धा लेक्चर, हर टॉपिक का, ठीक है। समझ रहे हो, हर टॉपिक का। आपको भी वो सेम लेक्चर चाहिए क्या? तो मुझे बता दो। मैं सोच रहा हूँ आप लोग, क्योंकि 11th का सिलेबस ही चलेगा वहां पे, आपका 11th खत्म होगा तब तक उनका भी 11th खत्म हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक आपका। तो आपको चाहिए अगर वो, तो सेम लेक्चर जो मैं उनको दे रहा हूं, सेम मैं आपको दे दूंगा। इफ यू वांट, हर एक टॉपिक है, समझो आपके सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन उसमें मैं करवाने वाला हूं बेटा। इफ यू वांट दैट, मैं आपको वो दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अब आप तैयार हो करने के लिए उस पर, ठीक है, ठीक है। चलो, पर दैट इज नॉट सिलेबस, नॉर्मल उसका पार्ट नहीं है वो, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके डन, थैंक यू, जाओ भागो, बंदरो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।